हेलो एवरीवन। रिसेंटली अभी अभी हुई है 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग। और जैसा कि आप सभी जानते हो, जब भी जीएसटी काउंसिल मीटिंग होती है तो भर भर के चेंजेस आते हैं। इस बार भी जीएसटी काउंसिल मीटिंग के थ्रू बहुत सारे चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, जो कि धीरे धीरे नोटिफिकेशन के साथ इफेक्टिव होते चले जाएंगे और हमें काफी क्लैरिटी मिलेगी। आज के इस वीडियो में मैं कुछ टॉप 10 चेंजेस आपके लिए लेकर आई हूं, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। हम उन चेंजेस को 10 चेंजेस को इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से समझेंगे। अगर आपको लगता है कि आप कोई और चेंजेस चाहते हैं जो वीडियो में आगे कवर किए जाएं या आप जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आगे उस पर वीडियो लेकर आएंगे। मैं सीए श्रद्धा शर्मा आपके अपने इस चैनल एडेक्सी पे आपका स्वागत करती हूं और स्टार्ट करते हैं अपने पहले चेंजेस के साथ। अभी कुछ समय पहले ही, आई थिंक अराउंड अक्टूबर नवंबर के पास, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी सफारी रीट्रीटमेंट को लेकर। वो जजमेंट ने बहुत ही बज़ क्रिएट किया था क्योंकि उस जजमेंट में ये कहा गया था कि अगर कोई टैक्सेबल पर्सन है और वो लैंड बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, फॉर कमर्शियल पर्पस, तो उसमें वो जो भी गुड्स या सर्विसेज यूज करेगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, क्योंकि वो जो बिल्डिंग है जिसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करेगा वो उसके लिए एक प्लांट की तरह ही है और वो इसको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, सफारी के केस में आया था। और इसी जजमेंट को रिवर्स करने के लिए इस बार जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने सेक्शन 17(5) सबसेक्शन डी में एक चेंज किया, जिसकी वजह से वो जो जजमेंट था उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट खत्म हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली हमारी निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर का यही रहता है कि जैसे भी हो सके ज्यादा से ज्यादा जीएसटी कलेक्ट किया जाए, ठीक है। तो वो चेंजेस क्या था और कैसे उसने इम्पैक्ट किया, हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो अगर मैं बहुत सिंपल से कहूं तो इस अमेंडमेंट के बाद जो सफारी रीट्रीटमेंट का जो केस आया था उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहने वाला है। सफारी रिट्रीट केस का, ठीक है, कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहेगा इस चेंजेस के बाद। वो जजमेंट बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी। अब आप उस जजमेंट का यूज करके आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, राइट। तो क्या है, चलो देखते हैं चेंजेस क्या किया गया। जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया कि वो अमेंड करेगी सेक्शन 17(5) सबसेक्शन डी को, ठीक है, टू रिप्लेस द फ्रेज प्लांट और मशीनरी का जो फ्रेज था उसको रिप्लेस कर देगी प्लांट एंड मशीनरी के वर्ड से, जो कि इफेक्टिव होगा रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम जुलाई 1 2017। यानी ये जो अमेंडमेंट आई है वो 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव होगी। बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, पहले तो उन्हें ये नहीं समझ में आया होगा कि प्लांट और मशीनरी वर्ड को प्लांट एंड मशीनरी से अगर रिप्लेस कर दिया जाएगा तो क्या ही इफेक्ट पड़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको ना थोड़ा सा सेक्शन की तरफ लेके चलती हूँ, क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा आपको उससे समझ आ जाएगा। देखिए सेक्शन ये 17(5) सबसेक्शन सी में लिखा है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस when supplied for construction of an immovable property। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस अगर सप्लाई की जा रही है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को बनाने के अलावा किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बनाने के लिए अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो वहां पर आप आईटीसी नहीं ले सकते। ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी ने कहा था। अब ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ना, इस प्लांट एंड मशीनरी को डिफाइन किया गया है। इस प्लांट एंड मशीनरी को देखो डिफाइन किया गया है और क्या कहा गया है, plant and machinery means apparatus, equipment, machinery fixed to the earth by foundation or structural support that are used for making outward supply of goods or service or both, include such foundation and structural support but exclude land, building, telecommunication tower, pipeline laid outside the factory। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जो प्लांट एंड मशीनरी वर्ड यूज किया गया है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी में, उसके एक्सप्लेनेशन में सीधा सीधा लैंड, बिल्डिंग, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, पाइपलाइंस वगैरह को बाहर रखा गया है प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन से, राइट, प्लांट एंड मशीनरी एक्सप्लेनेशन से। जबकि सेक्शन 17(5) क्लॉज डी में कहा गया है, गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर किसी टैक्सेबल पर्सन के द्वारा इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी यूज की जा रही है, कोई गुड्स या सर्विसेज यूज किया जा रहा है, तो उस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है।
ये कहा गया किसी टैक्सेबल पर्सन के द्वारा इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज यूज की जा रही है तो उस पे आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन इस इमूवेबल प्रॉपर्टी में अदर देन प्लांट और मशीनरी लिखा है, अदर देन प्लांट और मशीनरी, और प्लांट और मशीनरी को अलग अलग डिफाइन नहीं किया गया है। इसी का बेनिफिट लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि प्लांट और मशीनरी है, अदर देन प्लांट और मशीनरी। तो उन्होंने कहा कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो टैक्सेबल पर्सन कमर्शियल पर्पस के लिए बना है, वो उसके लिए एक प्लांट की तरह है, ठीक है, वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम यहाँ और हटा के एंड कर देते हैं, जिसके कारण ये जो एक्सप्लेनेशन प्लांट एंड मशीनरी की दी गई है रिलेटिव टू सेक्शन 17(5) क्लॉज सी, ये उसके थ्रू कवर हो जाएगी और आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो नल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट आई है, पहली अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में ये कहूं तो सेक्शन 17(5) क्लॉज टी में अमेंडमेंट कर सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को नल एंड वॉइड कर दिया गया है, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। दूसरा आया है एक्सक्लूजन ऑफ कंपोजिशन टैक्स पेयर। अभी एक चेंजेस आया था 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, उसमें ये हुआ था, उसमें ये कहा गया था अगर आपका ओनर अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, क्या है, अनरजिस्टर्ड है, और आपका जो टेनेंट है ना, आपका जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, रजिस्टर्ड है, वर्ड सिर्फ रजिस्टर्ड है, ठीक है, और अगर ये ओनर टेनेंट को कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी देता है, क्या देता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी देता है, किस पे, रेंट पर, तो ये जो टेनेंट होगा वो क्या करेगा, ये टेनेंट रेंट तो देगा ओनर को, प्लस जीएसटी देगा अंडर आरसीएम गवर्नमेंट को, ठीक है, ये किया गया था। मतलब अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पर देता है तो रजिस्टर्ड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो गवर्नमेंट को जीएसटी सबमिट कराए आरसीएम के अंदर, राइट, ये था। तो अब 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कहा है कि यहां ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है, यहां जो रजिस्टर्ड पर्सन है इसमें कंपोजिशन टैक्स पेयर जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं या रजिस्टर्ड हैं वो कवर नहीं होंगे, ठीक है, वो कवर नहीं होंगे। तो दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं, आपका ओनर है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड है, वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, वो आपको एक कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देता है और आप टेनेंट हो, ठीक है, लेकिन आप रजिस्टर्ड हो किसमें, आप रजिस्टर्ड हो कंपोजिशन स्कीम में, आप किस में रजिस्टर्ड हो, आप वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो, ठीक है, देन नो रिक्वायरमेंट टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम, टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम, राइट, समझ में आ गया, बहुत क्लियर बात की गई है। अब अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर प्रॉपर्टी रेंट पर देता है तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी आरसीएम के अंदर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, राइट। लेकिन ये कब से इफेक्टिव होगा, यानी कि कंपोजिशन स्कीम के डीलर्स को, टैक्स पेयर को आरसीएम में जीएसटी पे नहीं करना है, इसकी इफेक्टिव डेट अभी नहीं बताई गई है। तो जब तक इफेक्टिव डेट नहीं आई है तो जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा, राइट। जल्द से इफेक्टिव डेट आ जाएगी तो कंपोजिशन स्कीम वाले रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी आरसीएम के अंडर पे नहीं करना होगा। अब एक और मार्केट में बहुत ज्यादा बस बना हुआ था, यूज्ड व्हीकल पे जीएसटी रेट इंक्रीज कर दिया गया है। अब अगर आप कोई ओल्ड कार बेचते हैं, यूज्ड व्हीकल बेचते हैं, चाहे वो यूज्ड व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही क्यों ना हो, कोई रजिस्टर्ड सेलर बेचता है तो उसका जीएसटी 12% से 18% हो जाएगा। पहली चीज तो आप ये सुन लो, जैसे कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, ठीक है, मैं एक इंडिविजुअल हूं, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मिस्टर राजीव हैं, ठीक है, ये क्या है, एक इंडिविजुअल है, राइट,
अनरजिस्टर्ड पर्सन है, क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, राइट। और ये जाकर क्या करते हैं, कार सेल कर देते हैं। क्या करते हैं, कार सेल करते हैं। किसको, मिस्टर करण नाम के किसी व्यक्ति को कार सेल कर देते हैं। कितने की, मान लो ये कार जो इनको सेल करते हैं 5 लाख की कार सेल कर देते हैं, सेकंड हैंड कार मिस्टर करण को सेल कर देते हैं। तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा, इज जीएसटी एप्लीकेबल, नो जीएसटी, नो जीएसटी, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। पहली चीज, इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को बेच रहा है, जैसे कई बार होता है हम अपनी पुरानी कार अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, जान पहचान वाले को बेच देते हैं, ठीक है, सिंपली, तो वहां पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो जीएसटी कब लगेगा, जीएसटी कब लगेगा ये देख लो। जीएसटी कब लगेगा, जीएसटी तब लगेगा जब मिस्टर राजीव क्या करते, मिस्टर राजीव कहते कि भाई मेरे पास क्या है, एक ओल्ड कार है, एक पुरानी कार है, और वो इस कार को लेके जाते, वो इस कार को लेकर जाते, ठीक है, वो क्या करते, वो इस कार को लेके जाते, मैं ना इसको इधर करती हूँ, यहां से हटा देते हैं, ठीक है। क्या करते, मिस्टर राजीव है, वो कहते भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ओल्ड कार है, बोलते है ना, और उनको बेचना थी वो कार, तो वो क्या करते, उस कार को लेके जाते एक रजिस्टर्ड डीलर के पास, जो क्या कर रहा है, जो ऑलरेडी सेकंड हैंड कार में डील कर रहा है। किस पे डील कर रहा है, सेकंड हैंड कार में डील कर रहा है। वो एक डीलर के पास जाते हैं जो कि सेकंड हैंड कार में डील कर रहा है, मिस्टर राजीव, और कहते हैं कि मेरी ये ओल्ड कार आप खरीद लो। तो ये रजिस्टर्ड डीलर क्या करता है, इनसे ये ओल्ड कार खरीद लेता। मान लो रजिस्टर्ड डीलर कहता है ठीक है, मैं आपसे ये जो ओल्ड कार है 4,50,000 की खरीद लेता हूँ। क्या करता है, ये ओल्ड कार रजिस्टर्ड डीलर 4,50,000 की खरीद लेता, राइट। अब ये रजिस्टर्ड डीलर आगे क्या करता, ये रजिस्टर्ड डीलर आगे इस ओल्ड कार को सेल करता। मान लो इस ओल्ड कार को अभी किसी मिस्टर आकाश को सेल कर देते, ठीक है, ठीक है, ये जो रजिस्टर्ड डीलर था ये मिस्टर आकाश को ये ओल्ड कार सेल कर देते। अब भाई डीलर है तो कम पे खरीदेगा, ज्यादा पे बेचेगा। मान लो ये कार को वो सेल कर देते 5 लाख पे, ज्यादा पे नहीं होती, पुराना मॉडल था, ज्यादा कुछ नहीं था। तो रजिस्टर्ड डीलर 4,50,000 पे कार खरीदी थी और आगे 5 लाख पे वो मिस्टर आकाश को सेल कर दी। अब एक बात बताओ मुझे, इसके बीच अगर देखोगे तो डिफरेंस कितने का है, 50,000 का है ना। इस 50,000 पे जीएसटी का रेट कर दिया गया है 18%, ठीक है, इस 50,000 पे जीएसटी का रेट कर दिया गया है 18%, राइट। इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई है कि वो कार कैसी होनी चाहिए। तो बता ही दिया कि ओल्ड कार होगी, यूज्ड व्हीकल होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंक्लूडेड होंगे। जो ओल्ड एंड यूज्ड पेट्रोल कार आपकी होनी चाहिए, हाँ जो आपकी, हाँ ये जो आपकी ओल्ड एंड यूज्ड पेट्रोल व्हीकल होना चाहिए, उसकी इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी होना चाहिए, या उसकी जो लेंथ है वो 4000 mm या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और लेंथ 4000 mm या उससे ज्यादा होनी चाहिए। डीजल व्हीकल में बोला गया इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी या उससे ज्यादा होनी चाहिए, लेंथ 4000 mm या उससे ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब कोई ओल्ड या यूज्ड कार है जिसकी इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी से कम है, या और साथ ही साथ उसकी जो लेंथ है वो 4000 mm से भी कम है, तो आप उस कार पे आपका जीएसटी नहीं लगा। ये कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। खैर इस पे अगर नहीं भी जाओगे तो जीएसटी रेट को इंक्रीज कर दिया गया है, या इट्स ट्रू, बट तभी जब कोई रजिस्टर्ड डीलर कार को बेचेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। एक चेंजेस आया है रिलेटेड टू रेस्टोरेंट सर्विसेज, जो कि इफेक्टिव भी हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। मुझे लगता है इससे पहले हम चलिए कर ही लेते हैं, लाइन से ही चलते हैं। क्या कहा गया है, चलिए, चेंजेस रिगार्डिंग जीएसटी ऑन एकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो जीएसटी रेट्स कहा गया है रेस्टोरेंट सर्विसेज एंड होटल्स के 18% लगेगा विथ आईटीसी। आप जीएसटी रेट ले सकते हो 18% विथ आईटीसी, ठीक है। क्या करा है, 18% विथ आईटीसी। इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर आपका एक होटल है उसमें आप एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हो और किसी भी रूम का एकोमोडेशन का जो किराया है, किसी भी रूम के का जो किराया है वो अगर 7,500 से ऊपर निकल गया, ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में कितने निकल गया, 7,500 से ऊपर निकल गया, तो आपका जीएसटी रेट हो जाएगा 18% विद आईटीसी, ठीक है। अगर वैल्यू एक्सीड नहीं करती 7,500 से तो आप 5% ले सकते हो विदाउट आईटीसी। साथ ही साथ
एक ऑप्शन दिया गया है रेस्टोरेंट बिजनेस को कि आप चाहो तो 18% का जीएसटी रेट ले सकते हो विथ आईटीसी और 5% का जीएसटी रेट ले सकते हो विदाउट आईटीसी। तो ये रेस्टोरेंट के लिए है। अभी इस पे और नोटिफिकेशंस आएगी तो हमें बाकी क्लैरिटीज भी मिल जाएंगी, तो हम इस पे एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे। चलिए, एक बहुत ही ज्यादा मार्केट में ये था, लेट फी वेवर के लिए चल रही थी बात कि लेट फी वेव होगी नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, क्या है। पहली चीज तो लेट फी का इश्यू समझ लीजिए क्या है। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैं कहूं एक इंडिविजुअल है मिस्टर ए, इनको जीएसटीआर 9 भी फाइल करना है और जीएसटीआर 9C भी फाइल करना है। तो कई बार क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, 9 को तो फाइल कर देते हैं और 9C को फाइल नहीं करते। क्या करते हैं, 9 को फाइल कर देते हैं और 9C को फाइल नहीं करते। तो ये जो लेट फी का केस है, ये इन्हीं केसेस को डील कर रहा है जिनपे दोनों को फाइल करने की रिक्वायरमेंट है और व्यक्तियों ने 9 तो फाइल कर दी लेकिन 9C फाइल नहीं करी है। क्या कह रहे हैं, लेट फी अंडर सेक्शन 47(2), late fee under section 47 subsection 2 of CGST Act 2017 apply to delays in filing the complete annual return under section 44। पहली चीज तो कंफ्यूजन ये था मार्केट में थी भाई, जीएसटीआर 9 की जो हमें पता है कि लेट फी किस सेक्शन में लगेगी, तो 9C की किस में लगेगी इसके बारे में हमें नहीं पता। तो ये कह दिया गया भैया जीएसटीआर 9 की लेट फी जो लग रही है 47 सबसेक्शन 2 में लग रही है, 9C की भी 47 सबसेक्शन 2 से ही गवर्न होगी। तो यही कहा है, अप्लाई टू डिलेज इन फाइलिंग द कंप्लीट एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44। कंप्लीट एनुअल रिटर्न जो क्या करता है, विच इंक्लूड्स बोथ, जो दोनों इंक्लूड करता है, फॉर्म जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न और फॉर्म जीएसटीआर 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो भैया एनुअल रिटर्न का मतलब फॉर्म 9 प्लस जीएसटीआर 9C दोनों होते हैं, राइट, दोनों होते हैं। और अगर आप कंप्लीट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, आपने 9 फाइल नहीं करी तो भी और 9C फाइल नहीं करी तो भी, तो आपकी जो लेट फी लगेगी वो सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 से लगेगी। अब बात आती है वेवर की। इसमें यह कहा गया है फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर 22-23, 17-18, 18-19, 19-20, 20-20, 21, 21, 22, 22-23, लगभग अराउंड 6 इयर्स की जो लेट फी है, ठीक है, वो जो डिले फाइलिंग के लिए लगी है फॉर्म जीएसटीआर 9C, जीएसटीआर 9C की डिलेड फाइलिंग के लिए आपके ऊपर जो लेट फी लगाई गई है वो एक्सीड नहीं कर सकती लेट फी से जो कि पेबल होगी फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 9। मैं आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता दूं, अगर आपको लैंग्वेज समझ ना आ रही हो तो, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जैसे कि एक है जीएसटीआर 9, ठीक है, और एक है जीएसटीआर 9C, राइट। अब आपके ऊपर क्या हुआ, मान लो एग्जांपल लेती हूँ, इसकी पेनल्टी तो लगा दी 10,000 रुपए लेट फी लगा दी आपके ऊपर, और जीएसटीआर 9C के ऊपर लेट फी लगा दी 15,000 रुपए। तो इनने कहा है कि 9C के ऊपर जो लेट फी लगेगी वो कितनी लग सकती है, सिर्फ इतनी ही लग सकती है जितनी जीएसटीआर 9 पर लगी है। ऐसा नहीं हो सकता कि 9C की लेट फी जीएसटीआर 9 की लेट फी से ज्यादा हो। तो वही कह रहा है, लेट फी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9C exceeding the late fee payable upon filing date of form GSTR 9 will be waived। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीड कितना है, 5,000 एक्सीड है ना, तो क्या करेंगे 5,000 को वेव कर देंगे, यानी आपको कितना पे करना पड़ेगा 10,000। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में जीएसटीआर 9 को पे करने के लिए जीएसटीआर 9 पे जो लेट फी है वही लेट फी आपकी जीएसटीआर 9C पर लगाई जाएगी। अगर कुछ ज्यादा लगी हुई है तो वो वेव ऑफ कर दी जाएगी। कब तक वेव ऑफ कर दी जाएगी, ये वेव ऑफ तभी की जाएगी जब 31 मार्च 2025 तक आप फॉर्म जीएसटीआर 9C फाइल कर देंगे। अगर 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23 किसी का भी 9C फाइल्ड नहीं है तो अभी भी आपके पास टाइम है। 31 मार्च 2025 से पहले आप अपना जीएसटीआर 9C फाइल कर दो ताकि आपको लेट फी का वेवर मिल सके, अदरवाइज नहीं मिलेगा, राइट। जीएसटी ऑन पॉपकॉर्न, जिससे मीम्स आपके भरे पड़े हैं, राजनीति चालू हो चुकी है, हॉट टॉपिक बना हुआ है, इस पे भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने चेंजेस लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है भैया खुले में अगर आप पॉपकॉर्न बेच रहे हो, जो कि आपके पीवीआर वगैरह आप जाते हो तो आप पॉपकॉर्न खरीदते हो तो कुछ पॉपकॉर्न आपको लूज फॉर्मेट में मिलते हैं, अगर आपको लूज में मिल रहे हैं
तो सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। प्री पैकेज्ड हैं, लेबल्ड हैं, तो जीएसटी का रेट 12% हो जाएगा। कैरेमल है, आपको कैरेमलाइज्ड अगर पॉपकॉर्न खाना पसंद है तो निर्मला सीतारमण जी का कहना यह है कि वो शुगर कन्फेक्शनरी में कवर्ड होता है, तो उन सभी आइटम्स पे 18% जीएसटी है, इसलिए कैरेमल पॉपकॉर्न भी 18% जीएसटी अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो ये पॉपकॉर्न पे लेकर अगर अब आप देखोगे तो पॉपकॉर्न पे 3 जीएसटी रेट हो गए हैं, 5%, 12%, 18%, 5% लूज में पॉपकॉर्न, 12% सिंपल सॉल्टेड है, प्री पैकेज, ठीक है, पैकेज वाला है तो, और 18% कैरेमल वाला है तो आपका जीएसटी लगेगा। एक अच्छी खबर सभी के लिए, हम सभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई आपने बैंक से अगर लोन ले रखा है या आप किसी तरह का कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हो अपने लोन टर्म्स पे, तो क्या होता है आपके ऊपर कुछ ना कुछ पीनल चार्जेस लग जाते हैं। तो अब ये जो पीनल चार्जेस हैं, इन पीनल चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। बहुत अच्छा ये सिंपल सा एक अमेंडमेंट लाया है जो कह रहा है नो जीएसटी ऑन पीनल चार्जेस, पीनल चार्जेस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो यही लिखा है, इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट पीनल चार्जेस लेविड बाय बैंक्स, बैंक्स के द्वारा जो पीनल चार्जेस लगाए गए हैं, एनबीएफसी के द्वारा चार्जेस लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, क्योंकि आपने नॉन कंप्लायंस किया है लोन टर्म्स का, वो अब सब्जेक्ट टू जीएसटी नहीं है, यानी अब पीनल चार्जेस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अब आते हैं अमेंडमेंट जो आपकी कही गई है शेड्यूल 3 में, उसके में क्या कहा गया है देखिए। देखो बेसिकली शेड्यूल 3 जो हमें बताता है, ठीक है, उसमें शेड्यूल 3 में एक नया क्लॉज एंटर किया गया है, क्लॉज AA, ठीक है। क्या किया गया है, क्लॉज AA इंसर्ट किया गया है पैराग्राफ 8 में शेड्यूल 3 के, जिसको भी इफेक्टिव किया गया है रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। शेड्यूल 3 में पैराग्राफ 8 में एक नया क्लॉज AA एंटर किया गया है जिसको रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से लागू किया गया है, और जिसमें यह कहा गया है अगर कोई वेयर हाउस है, मैं बहुत आसान से शब्दों में बता दूं, अगर आपका कोई वेयर हाउस है, ठीक है, अगर आपका कोई वेयर हाउस है, कहाँ है, SEZ में है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, ठीक है, फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन में है, फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन्स में है, ठीक है, ऐसी किसी जगह आपका कोई वेयर हाउस है, और कई बार क्या होता है इन वेयर हाउस में हमारे गुड्स रखे होते हैं, राइट, हम इन गुड्स को वेयर हाउस में रखे ही रहते हैं और हम क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, हम क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, इनको एक्सपोर्ट के लिए क्लियर करने से पहले, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया पे क्लियर करने से पहले क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। जैसे मेरा गुड्स था, मान लो मेरा जो एक गुड्स था, 50 लाख के गुड्स थे मेरे, 50 लाख के वो गुड्स थे, वो एक वेयर हाउस SEZ में पड़े हुए थे, मैंने उस 50 लाख के पूरे गुड्स को किसी मिस्टर विकास नाम के व्यक्ति को सेल आउट कर दिया, क्या कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया, गुड्स वहीं के वहीं हैं, ऑन पेपर मैंने वो गुड्स 50 लाख के सोल्ड आउट कर लिए। जो मैंने 50 लाख के गुड्स सोल्ड आउट कर दिए, SEZ में रखे हैं जो गुड्स वेयर हाउस में, तो भैया ऐसी सेल पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ना ही तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, क्योंकि शेड्यूल 3 हमें यही बताता है कि हम किसको ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। तो शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट की गई है और एक बात ये जोड़ी गई है, SEZ के वेयर हाउस में रखे गए सामान को अगर आप बिना क्लियर कराए, ना ही एक्सपोर्ट के लिए ना ही DTA के लिए उसको क्लियर नहीं कराते और रखे रखे बेच देते हो, तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, राइट। देखो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, प्रायर टू क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट और टू डोमेस्टिक टैरिफ एरिया विल बी ट्रीटेड नीदर ऑफ सप्लाई नॉट सर्विसेज। एक बात और क्लियर सुन लो, वेयर हाउस में गुड्स एज इट इज पड़ा है, पेपर पे मैंने वो गुड्स सोल्ड आउट कर दिया है, गुड्स अभी भी वेयर हाउस में, ठीक है। अगर ऐसी सेल है तो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विस। लेकिन अगर मैं उसका उल्टा करूं, मैं पहले उस वेयर हाउस से गुड्स को बाहर निकाल लूं, चाहे वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के लिए निकाल लूं, फिर उसको बेचूं, तो जीएसटी लगेगा, ठीक है। चलिए क्लैरिफिकेशन आया है इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 को लेकर, ठीक है। देखो एक क्लैरिफिकेशन क्यों आया है उसको हम समझ लेते हैं।
होता क्या है, मान लो एक सेलर है, ठीक है ना, ये जो सेलर है ये महाराष्ट्र का है, ठीक है, और इसे जो सामान खरीदा है बायर ने, ठीक है, ये बायर जो है वो छत्तीसगढ़ का है, सीजी का है, ठीक है। सेलर महाराष्ट्र का है, बायर छत्तीसगढ़ का है। अब बायर ने क्या किया, सेलर से माल लिया, ठीक है, और बायर ने कहा आप तो मुझे माल दे दो, ठीक है, मैं खुद ही लोड करवा लूंगा। बायर क्या कहता है, मैं खुद ही लोड करा लूंगा और मैं खुद ही इसको ट्रांसपोर्ट भी कर लूंगा, ठीक है, यानी सारी जिम्मेदारी मेरी है, आप मुझे सामान दे दो, लोड मैं कराऊंगा, ट्रांसपोर्ट मैं कराऊंगा, सामान अपने स्टेट छत्तीसगढ़ लेकर मैं जाऊंगा। ये सेलर कह देता है बायर से, राइट। अब मान लो ये जो बायर है ये महाराष्ट्र से अपना सामान लेके जब छत्तीसगढ़ आ रहा था, तो जिस रूट से ही आ रहा था, तो इसने बीच में क्या किया, एक स्टेट को क्रॉस किया, हैदराबाद को, ठीक है, ये महाराष्ट्र से चला बायर, छत्तीसगढ़ इसे आना था, अभी बीच में आते आते इसने एक स्टेट क्रॉस किया, तेलंगाना, ठीक है ना, तेलंगाना एक स्टेट क्रॉस किया और फिर ये छत्तीसगढ़ आया, ठीक। अब क्या था, माल उठाया था इसने महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ लेके जा रहा था, तेलंगाना में इसका एक बायर वगैरह था जिसको सामान चाहिए था, तो उसने कहा यार मैं जा ही रहा हूँ, माल छोड़ देता हूँ, वहां उसने माल छोड़ दिया और छत्तीसगढ़ आ गया। अब इस केसेस में होता यह था कि जो आपके ऑफिसर्स होते थे, जीएसटी ऑफिसर्स होते थे, उनका कहना यह था कि भाई जो छत्तीसगढ़ का ये जो बायर है ना, वो कहते थे कि हम आपको इसका आईटीसी नहीं देंगे। क्या कहते थे, हम इसका आईटीसी आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, बोलते थे इसका आईटीसी हम आपको इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इसका जो कुछ गुड्स था, कुछ सामान था, वो तो तेलंगाना में यूज हो गया है, ठीक है ना, तेलंगाना में यूज हो गया है, तो हम आपको इसका आईटीसी नहीं देंगे, पूरा पूरा आईटीसी नहीं देंगे। इस बात को लेकर इशू था, तो जीएसटी काउंसिल ने क्लियर कर दिया कि भाई अगर ऐसा होता है कि बायर गुड्स की डिलीवरी ले लेता है और खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह सब लेता है और ऐसे बीच के स्टेट में कहीं कुछ भी कर रहा है, तो वो सब नहीं देखा जाएगा, यहाँ सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, इसलिए बायर जहां रजिस्टर्ड होगा वहीं हम मानेंगे डिलीवरी कर दी गई है और वो बायर अपना आईटीसी क्लेम कर सकता है। किसमें, एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जीएसटी काउंसिल क्लैरिफाइड दैट इन एन एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर, गुड्स डिलीवर कर दिया गया है सप्लायर के द्वारा टू द रिसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर एट द सप्लायर प्लेस ऑफ बिजनेस, या ट्रांसपोर्टर को दे दिया गया है सप्लायर प्लेस ऑफ बिजनेस एंड ओनरशिप इट ट्रांसफर एट दैट पॉइंट। ओनरशिप क्या है, ट्रांसफर हो गई है, ट्रांसफर हो गई क्योंकि बायर ने सारी जिम्मेदारी ले ली, मैं लोड करा लूंगा, मैं ही इसको ट्रांसपोर्ट भी कराऊंगा, सब ले ली, तो गुड्स को हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे गुड्स रिसीव हो गया है बायर के द्वारा, ठीक है, ठीक है, रिसीव बाय द रिसिपिएंट under section 16 subsection 2 clause B of the CGST Act 2017 and this allow recipient to claim input tax credit, इसलिए वो allow करता है recipient को ITC लेने के लिए। इस पे क्लैरिफिकेशन दी गई है, कोई चेंजेस नहीं किया गया है। अब लास्ट आता है टैक्सेबिलिटी ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स को लेके भी बहुत हमेशा प्रॉब्लम रहती थी कि वाउचर की टैक्सेबिलिटी, कब वाउचर को टैक्सेबल माना जाए, किस वैल्यू पर टैक्स किया जाए। तो अब गवर्नमेंट ने कहा है कि जो वाउचर्स हैं ना ही तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे। क्या कहा है, वाउचर्स को ना ही तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, क्योंकि अब वाउचर को ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जा रहा है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड जो रूल्स थे प्लेस ऑफ सप्लाई को लेके आईजीएसटी और सीजीएसटी में सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 और 13 सबसेक्शन 4 में, उसको भी ओमिट कर दिया है। इससे रिलेटेड जो रूल था 32 सब रूल 6, उसको भी ओमिट कर दिया गया है। यही लेना, ट्रांजैक्शन वाउचर shall be treated neither as supply of goods nor as supply of service, और इसके जो सेक्शंस हैं और इससे रिलेटेड जो रूल है उन सबको ओमिट कर दिया गया है, ठीक है। वाउचर्स अगर प्रिंसिपल ऑन प्रिंसिपल बेसिस पे दिए जा रहे हैं तो वो सब्जेक्ट नहीं है जीएसटी के, ठीक है, पहला। दूसरा, वाउचर अगर प्रिंसिपल टू एजेंट बेसिस पे दिए जा रहे हैं तो एजेंट जो भी कमीशन लेगा उस पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। वाउचर के थ्रू किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, को ब्रांडिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो भी आपको उस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, ये ना। अगर सर्विस रिलेटेड टू वाउचर है ना, सर्विस रिलेटेड दे रहे हो आप वाउचर से रिलेटेड, सच एज एडवर्टाइजमेंट, को ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रमोशन, कस्टमाइजेशन, टेक्नोलॉजी सपोर्ट एंड कस्टमर सपोर्ट, ये वाउचर से रिलेटेड सर्विस है, ऐसा कुछ दे रहे हो तो जीएसटी लगेगा। लेकिन
वाउचर को ना ही अब गुड्स माना जाएगा ना ही सर्विस माना। तो वाउचर से रिलेटेड सर्विस टैक्सेबल है। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल वाउचर दे रहे हो एग्जेम्प्ट है। प्रिंसिपल टू एजेंट वाउचर जा रहा है तो कमीशन पे जीएसटी लगेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, चेंजेस, क्लैरिफिकेशंस जो कि दिए गए हैं 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के द्वारा, हमने आज के इस वीडियो में कवर किए। इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अगर आप उसमें से उन चेंजेस में मैं आगे वीडियो लेकर आऊंगी, लेकिन आप किसी स्पेसिफिक चेंज के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसी पे नेक्स्ट वीडियो आपके साथ लेकर आएंगे। और ये चेंजेस का सिलसिला तो अभी लगा रहेगा, क्योंकि अभी रिकमेंडेशंस आई हैं, फिर इनसे रिलेटेड नोटिफिकेशंस आएंगे, नोटिफिकेशंस के एफएक्यूज आएंगे फॉर बेटर क्लैरिफिकेशंस, राइट। तो वीडियोस तो एक के बाद एक आते रहेंगे। इसके साथ फैब में बजट आएगा, बजट में डायरेक्ट टैक्स कोड एंड फर्दर चेंजेस, तो ये सिलसिला तो चलते रहना है। आई डोंट नो जीएसटी से कितनी चीजें आसान हुई हैं, लेकिन हमारा काम है अप टू डेट रखना आपको। हम आपके साथ बने रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।